जय हिंद। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंक, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 2024 में, इस मंथ के बाद किसी का फरवरी में होगा या कोई भी बोर्ड होगा, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर कोई कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी आवश्यक होगा। पहला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है। ऑप्शन है, आवश्यकताओं का सीमित होना, सीमित विनिमय क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। एक चीज़ और देखिएगा, 12 के जो स्टूडेंट होंगे, जो उपर्युक्त सभी वाला जो ऑप्शन होता है वो 90% केसेस में सही होता है। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी पर ज़्यादा आप लोग कोशिश करेंगे जाने पर। हाँ, कन्फर्म है कि अगर ये ऑप्शन नहीं है, उपर्युक्त सभी नहीं होगा, ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, तो आप फिर दूसरे ऑप्शन पर जाइएगा। अदरवाइज ज़्यादा 90% 95% उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन ही सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं। सरल प्रणाली, आपसी सहयोग में वृद्धि, आर्थिक असमानताएं नहीं, उपर्युक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अब क्यों होगा तो इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। कुछ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसमें समझाना ज़रूरी होगा तो मैं उस पर ज़्यादा डिटेल से बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आते हैं तो उसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, आप देखिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में है, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन सी कठिनाइयां हैं। कठिनाई एक बता रहा है, दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य माप का अभाव। तो आपको बता दूं, इसमें ये सभी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन सी कठिनाइयाँ हैं, तो यहाँ एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बनेगा भी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ कौन कौन सी है सब्जेक्टिव में। तो अगर सब्जेक्टिव में भी आता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी है, तो आप यही पॉइंट सब्जेक्टिव में डाल देंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यहाँ से ले लीजिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की ये निम्नलिखित को हटा दीजिए। अगर ये हटा दीजिएगा तो एक क्वेश्चन बन गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयाँ, ये सब्जेक्टिव हो गया। तो अब उत्तर क्या लिखेंगे सब्जेक्टिव में कि वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न कठिनाइयाँ, यानी ये पूरा लाइन आप आ जाएगा। ये कौन सी फिर हटा दीजिएगा और पूरा सेंटेंस आ जाएगा, और ये आपको दे देना है नीचे 3। इसके अलावा और भी कठिनाइयाँ हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो उसको भी आप लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, मुद्रा विकास का क्रम का सही अनुक्रम कौन सा होगा। यानी कि आपको बताना है सीक्वेंस कि पहले कौन सा आया, पहले वस्तु मुद्रा आया, फिर पत्र मुद्रा आया या धातु मुद्रा आया। इसमें आप देखना है कि क्रमवार कौन आया, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, और अंतिम मुद्रा के रूप में कौन है। तो पहला में है वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा। यहाँ पर क्या है कि ये सही है, लेकिन पत्र मुद्रा दे दिया, ये गलत है क्योंकि इससे पहले धातु मुद्रा आया, तो ये ऑप्शन गलत होगा। इसमें आता है वस्तु मुद्रा, यानी पहले जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, इसलिए उसी को हम कहते हैं वस्तु मुद्रा। ठीक है, और उसके बाद आया धातु मुद्रा। ठीक है, धातु से बने हुए चीज़ को लेन देन में यूज करता था। उसके बाद फिर पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा, ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, पहले वस्तु मुद्रा, उसके बाद धातु मुद्रा, तब पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा। शाख मुद्रा में जैसे आप बात कर सकते हैं चेक, चेक क्या हो गया, शाख मुद्रा हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप डिमांड ड्राफ्ट वगैरह की भी बात कर सकते हैं, वो सब शाख मुद्रा है। और ये पत्र मुद्रा जो हुआ वो जैसे 500 रुपये का नोट हुआ, 2000 रुपये का नोट हुआ, ये सब हुआ पत्र मुद्रा। ठीक है, धातु मुद्रा में जैसे जो कॉइन्स होता है, पहले तो गोल्ड का कॉइन्स होता था, सिल्वर का होता था, अब तो गोल्ड और सिल्वर उतना चलता नहीं है, तो अभी भी जो हम लोग जो आयरन वगैरह का
सिक्का जो यूज करते हैं वो आता है धातु मुद्रा में। और सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था कि हमारे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, चावल आप ले लीजिए, गेहूं आप दे दीजिए, तो ऐसे चलता था, वो होता था वस्तु मुद्रा। ठीक है, तो पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप छोड़िएगा नहीं। अगर लास्ट ईयर भी पूछा हो, अभी मेरे पास नहीं है 2023 का क्वेश्चन सामने में, लेकिन लास्ट ईयर में भी पूछा हो तो ऐसा नहीं इसको छोड़ना है, तो ये आप कर लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा हार्टली विदर्स। और एक चीज़ और है कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि मुद्रा किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो हम तो ऐसे बताएं कि मुद्रा वह वस्तु जो मुद्रा का काम करे वही मुद्रा है, पहले भी बताया हुआ है। लेकिन वो कहा किसका गया था, हार्टली विदर्स के द्वारा। या आप ऐसे डिफिनेशन याद करते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। तो जो भी आप मुद्रा के बारे में जानते हैं फंक्शन, उसको आप लिखिए, लेकिन किसी अर्थशास्त्री का अगर डेफिनेशन इसके बारे में आप लगा देते हैं तो आपके आंसर में ज़्यादा थोड़ा सा दम आ जाएगा, वो ज़्यादा सार्थक हो जाएगा, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। इसलिए आप किसी का रेफरेंस जरूर ले सकते हैं। तो किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो वो हार्टली विदर्स है। तो आप मुद्रा के कार्य भी अगर सब्जेक्टिव में पूछता है तो आप ये लाइन को वहाँ पर एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है। पहला है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य मापक, एक है मूल्य का संचय, और सी में दिया है ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये जो है विनिमय का माध्यम और मूल्य मापक, ये दोनों मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन है। इसका मतलब ए और बी सही आंसर होगा। डी जो है मूल्य का संचय, मूल्य का संचय हो या क्या कहते हैं स्थगित मान का भुगतान हो, तो ये सब जो फंक्शन है, या उसको क्या कहते हैं हस्तांतरण में, हस्तांतरण नहीं, मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, जैसे मूल्य का संचय हो, मूल्य का हस्तांतरण हो, तो ये सब जो है मुद्रा का सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, तो मूल्य का संचय और मूल्य का हस्तांतरण और स्थगित मान का भुगतान, ये सब मुद्रा का द्वितीय कार्य है, गौण कार्य है। लेकिन प्राथमिक कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो ये आप याद रखिएगा। इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मुद्रा के किन्हीं दो प्राथमिक कार्यों को लिखें, सब्जेक्टिव में भी बनेगा, तो वहाँ पर यही देना, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक। और इसमें अगर 2-3 लाइन आप एक्सप्लेन भी कर दें दोनों पॉइंट को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे कि गौण कार्य कौन है। ठीक है, तो देखो स्थगित मान का भुगतान, यानी स्थगित भुगतान जो होगा उसकी माप करना, या मूल्य का संचय करना, मूल्य का हस्तांतरण, ये तीनों क्या है, मुद्रा का गौण कार्य है। और इधर जो पढ़े थे ये दोनों, ये क्या था, मुद्रा का कौन सा कार्य, प्राथमिक कार्य। और ये तीनों क्या है, मुद्रा का गौण कार्य यानी द्वितीयक कार्य। और तृतीयक कार्य भी होता है, वो भी आपको मिलेगा आगे, तो उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो इसका ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो मार्शल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मार्शल का कहना है कि मुद्रा ही वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। यानी हम लोग जितनी भी आर्थिक गतिविधियां करते हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई बैंक में काम करता है, कोई रेलवे में काम करता है, सबका जो मेन मोटो है ना, वो पैसा कमाना, यानी मुद्रा प्राप्त करना। तो इसलिए यहाँ पर मुद्रा को माना गया है एक धुरी जिसके और समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यानी सारे लोग अपना गतिविधि करते हैं। लेकिन ये कहना किसका है, तो मार्शल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुद्रा का कार्य, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, इनमें से सभी होगा। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया, अगर आपसे पूछे कि मुद्रा का क्या कार्य है सब्जेक्टिव में, तो आप हार्टली विदर्स वाला डेफिनेशन उठा कर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो अभी मार्शल दिया है, मार्शल के डेफिनेशन को आप वहाँ पर डाल सकते हैं, और अपना जो आप कुछ याद रखे हैं मुद्रा का क्या काम है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप ये तीनों ऑप्शन दे दीजिए, आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
और एक चीज़ होता है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिलता है, सब्जेक्टिव में भी यही क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ी सहूलियत हो जाती है, वहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं। पॉइंट में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होता है, सीक्वेंस भी अच्छा रहता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन आप लोग बना के रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है, यानी कि मुद्रा का कौन कौन कार्य है इसमें से? मूल्य का निर्धारण करना, मूल्य संचित करना, विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, इनमें से सभी। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए कि इनमें से सभी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहता है, इसलिए उसी को मारना है। तो ये देखिए यहाँ पर भी इनमें से सभी सही हो गया। असही में मूल्य, किसी भी चीज़ का मूल्य जो हम पूछते हैं, 10 रुपया है, 20 रुपये, तो ये रुपया जो आया हो तो क्या है, मुद्रा है ना। तो मुद्रा मूल्य निर्धारण का भी काम करता है, मूल्य संचय का भी काम करता है। यानी कोई भी सामान है, वो सामान को आप बेच देते हैं तो बदले में आपको मुद्रा प्राप्त होता है, तो उसी को आप स्टॉक करके रखते हैं, बैंक में रखें या आप अलमीरे में रखें, तिजोरी में रखें, तो वही सब रखा जाता है। और विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, अपना वस्तु किसी को देते हैं, बदले मुद्रा लेते हैं, दूसरे से किसी से वस्तु लेते हैं, दूसरे किसी से कोई वस्तु लेते हैं तो उसको बदले में मुद्रा देते हैं, यानी कि ये विनिमय का माध्यम है। इसलिए इसका सही आंसर क्या है, इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह वस्तु है। देखो मुद्रा का जब डेफिनेशन भी आएगा तो यहां पर से भी आपको मिलेगा मदद। मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो। क्या हो, जो मूल्य का मापक हो, यानी जो मूल्य को मापता हो। बिल्कुल मुद्रा के द्वारा ही मापते हैं। दूध कैसे केजी है तो 50 रुपये केजी है, 60 रुपये केजी। चीनी कैसे किलो है, 40 रुपये केजी। तो हर चीज़ का मूल्य जो हम बताते हैं, किस में बताते हैं, मुद्रा के रूप में बताते हैं। दूसरा पॉइंट है जो सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल आप अपना सामान किसी को दीजिएगा तो जब वो मुद्रा देगा तभी आप अपना वस्तु दीजिएगा। अगर आपके वस्तु के बदले वो भी कोई वस्तु देगा तो हो सकता है कि आप उसको स्वीकार नहीं करें। आप तभी स्वीकार करेंगे जब आपको वो क्या देगा, मुद्रा देगा, जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाता है। हर कोई पैसा ही रखना चाहता है। सामान कौन रखेगा, सामान रखेगा तो खराब हो जाएगा, नहीं, वो उसका वैल्यू जो है सो डिटोरिएट होता है, यूटिलिटी घटता है। इसलिए हर कोई मुद्रा रखना चाहता है। मुद्रा को आप लंबे समय तक स्टॉक करके रख सकते हैं। इसलिए इसका भी सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति से हमारा क्या आशय है। मुद्रा की पूर्ति से हमारा क्या आशय है, यहां आशय होगा, आई लिखा गया है, आशय। बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपये, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, इसमें भी सभी होगा। देखिए आप लोग को पढ़ाए थे M1, M2, M3 और M4। नहीं, M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, M3 में क्या आता है, M4 में क्या आता है। M1 में बताए थे ना, जो जनता के पास जमाई होती है और जो बैंकों में पैसा होता है। कौन सा पैसा, मांग जमाए, जिसको कि आप कभी भी निकाल सकते हैं। फिर M2 के बारे में बताया, M3 के बारे में बताए थे। ये सब मुद्रा की पूर्ति के माप के स्रोत हैं, ठीक है ना। केंद्रीय बैंक देश में कितना मुद्रा है उसको मापने के लिए M1, M2, M3, M4 का सहारा लिया है, ठीक है। तो इसमें से बैंक में जो जमा राशि है वो M1 में आ जाएगा। जनता के पास जो उपलब्ध रुपये वो भी M1 में आ जाएगा। डाकघर की जो बचत होगी शायद वो आपको M3 में आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो भाई विनिमय का माध्यम ये तो मुद्रा का कार्य है, बार बार कर रहे हैं। मूल्य संचय ये भी मुद्रा का कार्य है, ये प्राथमिक कार्य है, ये द्वितीय कार्य है। लेखा की इकाई भी है क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही हर चीज़ का मूल्य मापते हैं। कीमत स्थिरता इसका कार्य नहीं है मुद्रा का, ठीक है। ये रिजर्व बैंक का काम है। रिजर्व बैंक या सरकार ये दोनों चाहती है कि मार्केट में, इकोनॉमी में वस्तुओं की कीमत स्थिर रहे, ज़्यादा बढ़े भी नहीं, ज़्यादा घटे भी नहीं। लेकिन मुद्रा का ये काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, जनता का बैंक कौन सा है। यानी कि हम लोग जनता है ना, तो हम लोग कहाँ पर खाता खुलवाते हैं, हम लोग कहाँ रखते हैं पैसा, किस बैंक में। तो इसका सही आंसर होगा व्यापारिक बैंक। केंद्रीय बैंक में हम लोग का खाता नहीं होता है, बैंकों का खाता होता है, ठीक है ना। हम लोगों का संबंध इन बैंकों के साथ है और इन बैंकों का संबंध इसके साथ है। अच्छा, व्यापारिक बैंक का उदाहरण याद रखिएगा। व्यापारिक बैंक में कौन कौन सा बैंक आ सकता है। तो जिसका भी आप ATM वगैरह देखते हैं या ब्रांच अपने शहरों में देखते हैं, जैसे SBI हुआ ना, आपको यूनियन बैंक हुआ,
आपको पीएनबी हुआ, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, इलाहाबाद बैंक हुआ, ये जितने भी बैंक है ये व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंक को व्यवसायिक बैंक भी कहते हैं, इसको वाणिज्य बैंक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बैंक जनता का बैंक है, यानी पब्लिक का इसके साथ संबंध है। पब्लिक यहाँ पर खाता खुलवाते हैं, पैसा जमा करते हैं, ज़रूरत पड़ता है कर्जा लेते हैं। लेकिन केंद्रीय बैंक में हम लोगों का कोई लेन देन नहीं होता है। यहाँ पर जो खाता होता है व्यापारिक बैंकों का होता है और सरकार का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में कौन है, यानी कि मेन काम क्या है। तो जमाएं स्वीकार करना, हम लोग पैसा बैंक में जमा करने जाते हैं तो वो एक्सेप्ट करता है, लोन भी देता है, ठीक है, साख का निर्माण भी करता है, यानी पैसे से पैसे बनाने की प्रक्रिया में व्यापारिक बैंक का योगदान होता है। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन कौन सी है, ठीक है। व्यापारिक बैंकों द्वारा व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन कौन सी है। चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा, ये तीनों होगा, ठीक है। चालू जमा समझते हैं ना, जो बिजनेसमैन वगैरह जो करेंट अकाउंट खुलवाता है, देखो यहाँ लिखा हुआ करेंट डिपॉजिट यानी करेंट अकाउंट में। बचत जमा जो हम लोग सेविंग अकाउंट खुलाते हैं ना, सेविंग डिपॉजिट करते हैं, हम लोग का जो अकाउंट होता है वो क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है। और सावधि जमा जो एफडी करते हैं लोग, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये सारे चीज़ हम बैंक में करने जाते हैं, बैंक इसको एक्सेप्ट करता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। नहीं, ये प्राथमिक कार्य नहीं, गौण कार्य। ये सब जो दिखे अभी यहाँ पर वो था, एक क्वेश्चन था ना अभी, व्यापारिक बैंकों के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। तो ये जो है जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण करना, ये प्राथमिक कार्य है। लेकिन फिर पूछ दिया गौण कार्य यानी सेकेंडरी कार्य। तो सेकेंडरी कार्य में क्या आएगा, देखिए, एजेंट के रूप में कार्य, सामान्य उपयोगिता के कार्य, सामाजिक कार्य। ये व्यापारिक बैंक का क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है, गौण कार्य है, द्वितीयक कार्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 है, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, ठीक है। यानी एजेंसी कार्य मतलब एक तरह से एजेंट के रूप में जो कार्य होता है। तो ऋण देना, जमा स्वीकार करना, भाई ऋण देना, जमा स्वीकार करना, अभी तो इसकी बात किए थे। ये दोनों काम क्या था, ये बैंक का प्राथमिक कार्य था। जो वाणिज्य बैंक का क्या था, ये दोनों प्राथमिक कार्य था, प्राइमरी फंक्शन था। और लॉकर की सुविधा भी उसी में चला जाएगा। एजेंसी का कार्य होगा ट्रस्टी का कार्य करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साख गुणक होता है, साख गुणक होता है इसमें से। तो इसका सही आंसर होगा 1/CRR। देखिएगा, साख गुणक को के से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, के से। और इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लीजिएगा कि जैसे अगर आपसे पूछ दे साख निर्माण, ठीक है, साख निर्माण या साख सृजन, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दे, साख, यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं, साख सृजन, साख सृजन, ये अगर आपसे पूछे, साख सृजन निकालने के लिए दे दे, और यहाँ पर प्राइमरी डिपॉजिट यानी बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं वो दे दे 10,000, वो कितना देते 10,000। और ये जो फॉर्मूला में जो लिखा हुआ 1/CRR, CRR भी आपको दे दे, मान लें 20%, ठीक है। पूछ दे साख सृजन, क्या पूछ दे, साख सृजन कितना हुआ, ये निकालने के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू के, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू के। तो यहाँ पर प्राइमरी डिपॉजिट तो ये हुआ, अब के नहीं दिया हुआ है, तो के निकालना ही यही है। ये जो दिया हुआ 1/CRR, तो ये के का फॉर्मूला है, यानी कि गुणक का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके पहले हमको क्या निकालना होगा, के निकालना होगा। तो के निकालने के लिए 1/CRR, 1/CRR, और CRR कितना दिया हुआ है, 20%, मान के चलें 20% है, तो 20% दे देंगे यहाँ पर। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो प्राइमरी डिपॉजिट है आपका 10,000, और के का वैल्यू यानी गुणक का वैल्यू कितना आ गया,
भाई 5 आ गया तो 10,000 गुना 5 कीजिएगा तो कितना होगा? 50,000 होगा। होगा ना? दिख नहीं रहा था ना, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा कि साख सृजन आपको निकालना हो, प्राइमरी डिपॉजिट दिया हुआ हो 10,000 और CRR दिया हुआ हो 20%, तो साख सृजन निकालने के लिए प्राइमरी डिपॉजिट इंटू के करना है, यानी साख गुणक करना है। और साख गुणक निकालने का फॉर्मूला है K/CRR, जो यहाँ पर है दिया हुआ, तो यही है साख गुणक का फॉर्मूला। तो इस पर 1/20% यानी 20% हम CRR लिए हुए थे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 5 आएगा। यहाँ पर P इंटू के कीजिएगा, यानी प्राइमरी डिपॉजिट 10,000, जो हम लोग पैसा जमा किए हैं 10,000, के है 5, दोनों गुना कीजिएगा 50,000 आएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, साख का विस्तार होता है जब CRR घटता है, बढ़ता है, ए और बी दोनों। इसका आंसर होगा जब CRR घटता है। CRR घटने से अर्थव्यवस्था में जो होता है मनी सप्लाई बढ़ता है। ये हम लोग पढ़े थे, आप देख लीजिएगा, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। ATM का फुल फॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है ATM का फुल फॉर्म। तो ATM का फुल फॉर्म हुआ, एक दिया एनी टाइम मशीन, दूसरा दिया ऑल टाइम मनी, फिर दिया ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये वाला सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में, व्यवसायिक बैंक का कार्य क्या है? साख का नियंत्रण करना, अन्य बैंकों को ऋण देना, ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करना, इनमें से सभी। देखो, ये तो अन्य बैंकों को ऋण देना, ये ध्यान दीजिए। अन्य बैंकों को ऋण व्यवसायिक बैंक क्यों देगा? सोचने वाली बात है। अन्य बैंकों को ऋण व्यवसायिक बैंक क्यों देगा? ये तो केंद्रीय बैंक का काम है। साख नियंत्रण करना भी केंद्रीय बैंक का कार्य है। ग्राहकों की जमाएं स्वीकार करना, ये केंद्रीय व्यवसायिक बैंक का कार्य है, ठीक है ना। हम लोग ग्राहक हुए, हम लोग जाएंगे बैंक में तो पैसा जमा करेंगे तो स्वीकार कर लेगा वो। तो ये जो दिया इनमें से सभी, ये तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो देखिए, हम जो बताए थे अभी कि 90% केसेस में तो इनमें से सभी होता है, लेकिन यहाँ पर इनमें से सभी नहीं होगा। थोड़ा सा देखने का बात है, एक आध पॉइंट में अगर रहता तो समझ सकते थे। जब हमारा यह कन्फर्म निकल रहा है, साख का नियंत्रण, ये जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय बैंक का काम है। अन्य बैंकों को ऋण देना, ये भी रिजर्व बैंक का काम है, ठीक है। ये दोनों वाणिज्य बैंक का कार्य हो नहीं सकता, वाणिज्य बैंक केवल ये कार्य करता है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये भी पूछता है, हम देखे हैं कई बार ये क्वेश्चन को पूछा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। जो सेंट्रल बैंक जो लग गया ना, तो बहुत को लगता है कि ये केंद्रीय बैंक की बात करा, नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है, समझ गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो केंद्रीय बैंक होता है। RBI जिसको जो कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है, ना कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंक है, क्लियर। व्यावसायिक बैंक नोट का निर्गमन करते हैं, यानी नोट छापते हैं, ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं। ए और सी देखो, ये तो मामला गड़बड़ाया है। थोड़ा सा इंग्लिश देखें इसका। कॉमर्शियल बैंक इशू करेंसी नोट्स, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर, प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर, ओनली AC। ये तो मामला गड़बड़ है। इसमें ऐसा करिए, देखिए इंग्लिश में भी क्लियर नहीं है, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो A और C दिया है ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए नोट निर्गमन जो है ना, ये काम है केंद्रीय बैंक का, रिजर्व बैंक का, RBI का काम है ये नोट छापना, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, ये वाणिज्य बैंक का काम है। ग्राहकों को ऋण देना, ये वाणिज्य बैंक का काम है, यानी B और C सही होगा। तो यहाँ पर A की जगह क्या हो जाना चाहिए? B। A की जगह क्या होना चाहिए? B, तब आपका D सही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप कर दीजिए B और C, क्लियर। B और C कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगली बार। अब अगला है क्वेश्चन 26 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है, ये भी सही है।
केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है, ये भी सही। यानी केंद्रीय बैंक के बारे में कुछ विशेष मिले तो ये सब भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि केंद्रीय बैंक क्या है, तो आप लिख सकते हैं केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, इस पर सरकार का स्वामित्व होता है या बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है। इसके बाद और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि ये साख का नियंत्रण करता है, मुद्रा का निर्गमन करता है, बैंकों का बैंक होता है। तो ये बहुत सारा पॉइंट आप केंद्रीय बैंक के बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ये बहुत पूछता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वाला ए नंबर ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 28 में इसमें केंद्रीय बैंक कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो जो चलता है मुद्रा हम लोग के पास, जो नोट होता है 20 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये का नोट, ये तो केंद्रीय बैंक ही छापता है, ठीक है। सिक्का जो होता है ये केंद्रीय बैंक नहीं है, ये वित्त मंत्रालय छापता है। कौन छापता है? भारत सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्रालय होता है, तो ये वित्त मंत्रालय आ जाएगा। साख मुद्रा जो हुआ, जिसको मैं बताए थे चेक वगैरह जो होता है, साख मुद्रा होता है, तो ये तो हम लोग को वाणिज्य बैंक के द्वारा मिलता है। SBI वगैरह में जाइएगा तो आपको मिलेगा चेक वगैरह। तो साख मुद्रा और सिक्का चला जाएगा वित्त मंत्रालय, साख आ जाएगा वाणिज्य बैंक, चलन मुद्रा जो होगा वो होगा केंद्रीय बैंक के द्वारा। यानी कि 100-200 रुपये वाला जो नोट होता है वही चलन मुद्रा है, वो केंद्रीय बैंक जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं? केंद्रीय बैंक क्या है, केंद्रीय बैंक के कौन कौन से कार्य हैं? अगर ये सब्जेक्टिव आया तो फिर यहाँ से आपको मदद मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला ही सब्जेक्टिव में डाल दीजिएगा। नोट का निर्गमन का एकाधिकार, सरकार का बैंक, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, ये सभी होगा केंद्रीय बैंक का कार्य। 30 नंबर में आते हैं, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य क्या है? साख पैसा ना ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना रहे। तो क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कीमत स्थिर रहे। विदेशी विनिमय दर जो जिस दर पर हम विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करते हैं, जैसे डॉलर का रेट अभी जो 83-84 रुपया है, यही विदेशी विनिमय दर है। तो ये सब में स्थिरता बने रहे, ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, उत्पादन रोजगार में वृद्धि हो, इसका भी उपाय ढूंढते हैं, यानी ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा सही है? बैंक दर वह है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार होता है, बिल्कुल सही है। बैंक एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है, ये भी सही है, क्योंकि बैंक दर जो है जिस दर पर केंद्रीय बैंक लोन देती है वाणिज्य बैंक को, वो बैंक दर है, और जिस दर पर वाणिज्य बैंक हम लोग को लोन देती है, यानी कि जैसे SBI वाणिज्य बैंक है तो SBI से लोन लीजिएगा तो जिस दर पर लोन लीजिएगा वही ब्याज दर कहलाएगा। और SBI अगर RBI से ना, रिजर्व बैंक से जिस दर पर लोन लेगा SBI, तो वो क्या कहलाएगा? बैंक दर कहलाएगा, ठीक है। तो दोनों में तो अंतर है थोड़ा सा। बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनर्कटौती दर है, ये भी सही है, यानी इसका सही आंसर उपयुक्त सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय है यहाँ पर, ठीक है। तो बैंक दर है, खुले बाजार है, नगद कोष अनुपात है। यहाँ लिखा है निम्नलिखित में कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है, इस पर ध्यान नहीं आया, नहीं है तो ये वाला नैतिक दबाव, ठीक है। एक्चुअली ये जो है नैतिक दबाव, ये परिमाणात्मक नहीं है, ये गुणात्मक है। केंद्रीय बैंक का यदि गुणात्मक उपाय पूछे, किस में लिखेंगे? गुणात्मक उपाय, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय ना। क्वालिटेटिव मेजरमेंट अगर पूछे तो उसमें नैतिक दबाव आएगा, न केवल नैतिक दबाव आएगा, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्शन भी आता है गुणात्मक उपाय में। लेकिन बैंक दर हुआ, खुले बाजार की क्रियाएं हुआ, नगद कोष अनुपात, समझ रहे हो, नगद कोष अनुपात यानी CRR, ठीक है। इसके अलावा SLR हुआ, कि ये सारे क्या है? केंद्रीय बैंक के परिमाणात्मक उपाय है, ठीक है ना। गुणात्मक में केवल ये लीजिएगा नैतिक दबाव, और इसके साथ साथ प्रत्यक्ष कार्रवाई। क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं, व्यापारिक बैंक को अपनी कुल आस्तियों के एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है, जिसे कहा जाता है। अच्छा, देखो हम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं 1 लाख जमा किए, तो 1 लाख में जितना CRR होता है
वो पैसा बैंक को देना पड़ जाता है, केंद्रीय बैंक को, और जितना SLR होता है उतना बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। तो यहाँ क्या है लिखा है, व्यापारी बैंक को अपनी कुल आस्तियों के एक निश्चित अनुपात जमा अपने पास तरल रूप में रखना, अपने पास। तो अपने पास जो रखता है वो क्या कहलाता है, SLR। तो ये सामधिक तरलता अनुपात जो है ये SLR है, और ये नगद कोष अनुपात जो है ये क्या है, CRR। तो CRR वाला रकम कहाँ जाता है, केंद्रीय बैंक के पास। SLR वाला कहाँ रहता है, बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई, ये 1935 में। डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, RBI की। क्वेश्चन नंबर 35, मौद्रिक नीति का संबंध है, मुद्रा से जो संबंधित नीति हो मौद्रिक नीति है, ठीक है ना। और ये रिजर्व बैंक का नीति है, केंद्रीय बैंक का। तो सार्वजनिक व्यय से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय सरकार द्वारा आ गया, ठीक है ना। ये राजकोषीय के तहत आता है, टैक्स भी राजकोषीय के तहत होता है, सार्वजनिक ऋण भी राजकोषीय, ये वाला आएगा। खुले बाजार की क्रिया, ठीक है, इसका मौद्रिक नीति से संबंध है, क्योंकि ये रिजर्व बैंक का, ये देखो अभी परिणात्मक उपाय में यहाँ था शुरू में ही, देखिए है ना यहाँ पर देखिए, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में कौन साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय है। तो बैंक दर भी है, खुले बाजार की क्रियाएं, और CRR SLR ये सब है परिणात्मक। गुणात्मक में नैतिक दबाव, यानी ये जितना पॉइंट है सारा केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण में आता है, ठीक है ना, यानी केंद्रीय बैंक से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका ये ये वाला A, B और C, ये तीनों जो है सरकार के द्वारा, सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, सरकार से। और सरकार से जो संबंधित होता है वो क्या कहलाता है, राजकोषीय है। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, कागजी नोट, केंद्रीय बैंक, ठीक है। व्यवसायिक तो खाली साख पत्र जारी करता है, चेक वगैरह, ठीक है ना। विश्व बैंक तो को सवाल ही नहीं उठता, वो किसी एक देश का कैसे करेगा। औद्योगिक बैंक भी नहीं हो, केंद्रीय बैंक होगा, ठीक है, क्लियर। हाँ, अगर यहाँ कागजी नोट की जगह पर आता सिक्के को कौन जारी करता, तो उसका आंसर होता वित्त मंत्रालय। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी देखिए बड़ा। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है, केंद्रीय बैंक साख होगा, साख नियंत्रण करती है बैंक दर के जरिए, खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए, CRR के जरिए, सभी ये केंद्रीय बैंक का है, ये साख नियंत्रण का कार्य। उसके बाद 38 में आते हैं, निम्न में कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है। देखे अभी पहले पढ़े थे साख नियंत्रण का, एक पढ़े थे परिणात्मक, और यहाँ पूछ दिया क्या, गुणात्मक। परिणात्मक में आता है ये जो है बैंकों के नगद कोष अनुपात, यानी CRR जो है ये परिणात्मक में है, ठीक है। खुले बाजार की क्रियाएं जो है ये भी परिणात्मक में है, ठीक। बैंक दर भी परिमाणात्मक में है। उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, ये जो है आपका गुणात्मक है। तो ये वाला भी गुणात्मक होता है। इसके अलावा अभी जो देखे थे डायरेक्ट कंट्रोल वाला जो था, प्रत्यक्ष कार्रवाई वाला था, ये सब सारा चीज़ जो है वो आता है आपको गुणात्मक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं, यानी हम मौद्रिक नीति क्यों बनवाते हैं, या केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति क्यों बनाती है। उत्पादन में, रोजगार में वृद्धि, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, मूल्य स्थिरता, इनमें से सभी केंद्रीय बैंक का काम ही है कि ये सबको नियंत्रण में रखने के लिए एक नीति बनाए, ठीक है ना। उसी नीति का नाम क्या है, मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति में जो आता है वही सब CRR जो पढ़े केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति में आता है, SLR ना, ये बैंक दर, ये सब केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति में आता है। इसी सब का ये सब एक तरह से क्या है, हथियार है, जिसके माध्यम से ये सब काम केंद्रीय बैंक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, यानी कि देश में जो मुद्रा पूर्ति होती है वो कौन करता है। तो मुद्रा जब छापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है तो यही करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर B हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर में आते हैं, तो है नरसिंघम समिति का संबंध किससे है। तो बैंकिंग सुधार, बैंक टॉपिक भी पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग ही होगा, ठीक है। देखो यहाँ तक तो जो क्वेश्चन है वो ठीक है, ठीक है ना, 41 नंबर तक। बाकी और भी क्वेश्चन है तो हम उसको कर देते हैं, लेकिन उतना आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन वैसा मिलेगा तो हम बोल देंगे कि ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरी नरसिंघम समिति किस वर्ष गठित हुआ, ये 1998, सब याद रखने वाला चीज़ है।
ठीक है। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा कब की गई? बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा कब की गई? ये वाला होगा आपका, क्या होना चाहिए, 1995 हमारी। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? 1995 में। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया? सभी अनुसूचित बैंक, सभी सरकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक, ठीक है, वाणिज्य बैंक होगा। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ? गायपुरिया समिति का गठन किया गया था, ठीक है, यहाँ पर है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन किया गया? तो गायपुरिया समिति। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 में सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना, यानी कि जो बैंक थोड़ा सा कमजोर पड़ गया ना, उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, कंपटीशन नहीं फेस कर पा रहा है, तो उसके लिए, उसके मदद के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कौन सी कमेटी थी वो थी बर्मा कमेटी, ठीक है। नरसिंघम समिति भी बैंकिंग सुधार से है, लेकिन चूंकि ये बैंकिंग में सब आ जाएगा और यहाँ है केवल कमजोर बैंक का, तो इसके लिए बर्मा समिति होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश कब घोषित किया? तो ये हुआ 22 जनवरी 1993 को। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? इंग्लिश में है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया बिगन इन, अच्छा ये लाइन आपको थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया बिगन इन, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र सुधार, यहाँ होना चाहिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की शुरुआत, ठीक है, कब हुई? तो इसका होगा आंसर आपको 1991, दिस इज द राइट आंसर, 1991। इसके बाद आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। 49 में क्या है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों को संरक्षण, बैंकों का बैंक यही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं, भारत में 14 बड़े अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया भाई? 1969 में ना। कितने बैंकों का किया गया? 14 बैंकों का। पहले प्राइवेट के हाथ में था सब बैंक, उसको सरकार अपने अंडर ले ली। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ कौन है इसमें? 1991 नरसिंघम कमेटी, वाई.वी. रेड्डी। 1991 में ही बहुत सारा सुधार हुआ था, सब कमेटी अपना रिपोर्ट दिया था। नरसिंघम समिति तो होगा ही, ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, यानी इसका आंसर होगा डी। तो ये था आप लोग का मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। आज मनी एंड बैंकिंग करा दिए हैं, अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक जो बचा है उसको देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।